हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक पार्ट 7 के बारे में। और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी अपक्रिया की आणविकता क्या होती है। हमने पहले से लिखा है, तो डिफिनीशन देख लीजिएगा कि किसी भी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्ति प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी कोई अपक्रिया आपके पास मान लेते हैं है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। तो इसमें के जैसे ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, देख लीजिए दो मॉलिक्यूल H के इस तरफ है, एक I2 इधर है, दो मतलब दो I2 इधर है और दो I2I इधर है। ठीक है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, यानी अब इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु, और इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु। और आपको डिफिनीशन में कहा गया है कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या यानी 1 + 1, 1 + 1, और ये जो आएगा यही अपक्रिया की आणविकता होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि किसी भी अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। एग्जाम्पल H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। इसकी आणविकता 1 और इसकी आणविकता 1, दोनों को मिला लिया जाएगा तो पूरी रिएक्शन की आणविकता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, क्या देते हैं। NO2 + O2 गिव्स आउट 2NO3। इधर कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, इधर भी 2 मॉलिक्यूल, 2 दूनी 4, और अगर बात करें तो 2 × 6, अगर बात करें तो इधर कितना हुआ, 6, इधर भी 6, ये संतुलित है। ठीक है, तो अब इसकी आणविकता की बात करते हैं। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल इधर और 1 मॉलिक्यूल इसका, तो 2 और +1 = 3, ये इसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको ज्ञात करने की विधि की, मतलब इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका कुछ नियम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी मान लेते हैं कोई अपक्रिया है, तो अब पहला इसका पॉइंट जो उसमें आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत देखिएगा कि पहले पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक संतुलित समीकरण की आणविकता जो होती है वो आप बता सकते हैं नॉर्मली, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन को देख के। लेकिन अगर कोई भी सरल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जटिल अपक्रिया है तो उसकी आणविकता आप कभी नहीं बता सकते। उसके प्रत्येक सरल पद की आणविकता अलग अलग होती है। ठीक है, और अगर कोई कहे कि किसी जटिल अपक्रिया की कुल आणविकता, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। पहला पॉइंट आपका यही है कि किसी भी सरल अपक्रिया की आणविकता आप देखकर बता सकते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, परंतु किसी भी जटिल अपक्रिया की आणविकता आप देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरी, और इसी में एक पॉइंट और ये भी था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो जटिल अपक्रिया होती है उसकी कुल आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, उसके प्रत्येक सरल पद की आणविकता अलग अलग होती है। ठीक, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। जैसे हम मानते हैं एक सरल अपक्रिया, तो अभी आपको हमने 2 एग्जांपल बताया था, उसमें से भी आप ले सकते हैं कि H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, यानी सरल अपक्रिया है जिसकी आणविकता कितनी है, 2 है, क्योंकि 1 और +1 = 2। ठीक है, सेकंड बात करें, अगर किसी जटिल अपक्रिया के बारे में हम लोग बात करें तो याद होगा आपको, हमने एक रिएक्शन आपको पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपने कभी कुछ पढ़ा है, याद होगा तो, नहीं तो आपको लेक्चर नंबर 1 याद होना चाहिए। ठीक है, कि अपक्रिया का प्राथमिक पद और प्राथमिक अपक्रिया किसे कहते हैं, वहां हमने आपको पढ़ाया था एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, याद हो
तो सोच लीजिए, नहीं तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, NO2 और प्लस NO2 गिव्स आउट NO3 और प्लस NO। ठीक है, अगला NO3 और प्लस CO गिव्स आउट NO2 और प्लस CO2। इन दोनों को हमने क्या किया, ये NO2 नहीं रहेगा भाई, ठीक है, NO ही रहेगा, NO2 रहेगा, और ये NO2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा, NO2 और प्लस CO गिव्स आउट NO और प्लस CO2। ये आपके पास हो गया एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इसके ये दो सिंपल रिएक्शन है, ये A और ये आप मान लेते हैं B, ये इसके सिंपल रिएक्शन है। तो अगर आणविकता की बात होने वाली है तो इन दोनों रिएक्शन की अलग अलग आणविकता होगी। इसकी आणविकता, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1, यानी 1 + 1 = भी 2 मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो गई, आणविकता इसकी 2 हो गई। इसकी बात करेंगे तो 1 और प्लस 1 = भी 2, यानी इन दोनों का जो दोनों सिंपल रिएक्शन आए थे, इनकी आणविकता 2 और 2 होगी। अगर हम कहें 2 2 4 इसकी होगी तो ये कहना गलत होता है। ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, तो सेकंड पॉइंट की अब हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये होता है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो मान लेते हैं 2 भागों में या 3 भागों में पूर्ण हो सकता है, तो इनकी जो आणविकता होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए। जैसे अभी हमने लिखा था 2 2 आ गया दोनों का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 2 आ जाए, ठीक है। इसी दूसरे पॉइंट में ही हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक सैद्धांतिक मान होता है जो अपक्रिया की क्रियाविधि को देखकर बताया जा सकता है। यानी आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो अपक्रिया की क्रियाविधि को देखकर बताया जा सकता है, और इसमें जो प्राथमिक पद होता है उसी से इसका निर्धारण किया जाता है कि अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, अपक्रिया की आणविकता क्या हो सकती है। तो कोई भी अपक्रिया हो, अपक्रिया की आणविकता जो होती है एक पूर्णांक होती है शून्य को छोड़कर। अर्थात कहने का मतलब है कि हमेशा अपक्रिया की आणविकता धनात्मक राशि होती है, भिन्न को छोड़ दिया जाए और ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, यानी भिन्न राशि नहीं होती और शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। यानी 3 चीज ये अगर आप ध्यान में रखते हैं कि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकता और भिन्न नहीं होता, ये तीसरा पॉइंट है। तो अपक्रिया की आणविकता सदैव क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। लेकिन तीसरे पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है। तो मॉलिक्यूलरिटी एक इंटीजर होता है, शून्य को छोड़ दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता और भिन्न नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब चौथे पॉइंट के बारे में, चौथा और सबसे मेन पॉइंट यही आपका होता है कि अपक्रिया की आणविकता का अर्थ जो होता है वो किसी अपक्रिया में परस्पर कितने अणु टकरा रहे हैं। यानी ज्यादा अणु तो एक साथ परस्पर किसी अपक्रिया में टकरा नहीं सकते, इसलिए किसी भी अपक्रिया की आणविकता 3 या 3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 3 से कम ही होती है, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक यही था आपका पॉइंट चौथा पॉइंट, कि किसी भी अपक्रिया की आणविकता का जो अर्थ होता है परस्पर उतने अणु उस अपक्रिया में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।